नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आज का दिन दिग्गजों के नॉमिनेशन के नाम रहा। आज अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से, चाहे एनडीए खेमे से हो या आईएनडीआई खेमे से, पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। सबसे पहले बात रविशंकर प्रसाद की करते हैं। पटना साहिब सीट से बीजेपी के टिकट पर मैदान में है रविशंकर प्रसाद और नामांकन के लिए घर से निकलने से पहले उन्होंने पूजा की। बहनों ने तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया और फिर बीजेपी दफ्तर में आशीर्वाद सभा का आयोजन हुआ। वहां से पैदल रविशंकर प्रसाद कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ दफ्तर पहुंचे और वहां नॉमिनेशन दाखिल किया। पटना में मैं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा, यहीं वकालत की, यही मेरे पिताजी, यही मेरा पूरा परिवार। तो पटना मेरी कर्म भूमि है, पटना मेरी जन्मभूमि है और जनता के आशीर्वाद से मैं पटना साहिब के लिए काम करूंगा। देश के स्तर पर जो करता रहा हूं, यही संकल्प है। दूसरी ओर काराकाट सीट से एनडीए खेमे से राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपना नामांकन दाखिल किया। उपेंद्र कुशवाहा लाव लश्कर के साथ नामांकन दाखिल करने कार्यालय पहुंचे। उससे पहले उन्होंने मां ताराचंडी धाम और पायलट धाम में पूजा अर्चना की। सासाराम मजार में चादरपोशी भी की। ताराचंडी माता के यहाँ और पायलट बाबा के आश्रम में वहाँ जाकर पूजा की है और उसके बाद जितने महापुरुष हैं जिनका स्टैचू लगा हुआ है उनका चरण स्पर्श किया है, सर झुकाया हमने और इतना उत्साह लोगों का दिख रहा है। उधर दूसरी ओर जहानाबाद सीट से बसपा उम्मीदवार डॉक्टर अरुण कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी, मौजूदा सांसद और प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी पर तंज कसा। तो एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। सासाराम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी शिवेश राम ने भी भभुआ समाहरणालय में अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे और कहा, जनता का आशीर्वाद है, चुनाव जीतकर क्षेत्र का विकास करेंगे। तो ये कुछ प्रमुख चेहरे जो चुनाव में काफी हलचल मचा रहे हैं, उन्होंने आज अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर लिया है। खासतौर पर अगर बात करें तो रविशंकर प्रसाद, जिनके साथ बीजेपी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है पटना साहिब सीट पर। पटना साहिब गठन के बाद से ही बीजेपी के खाते में रहा है और वहां जीत का दायरा बढ़ाने की बात हो रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा भी मैदान में हैं। दिलचस्प स्थिति है। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे एक एक कर बात करते हैं। पहले पटना साहिब सीट की बात कर लेते हैं। रविशंकर प्रसाद फुल कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, कह रहे हैं जीत तो सुनिश्चित है। बिल्कुल, देखिए दूसरी बार रविशंकर प्रसाद को फिर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पटना साहिब लोकसभा बीजेपी की जो हैसियत है वो काफ़ी मजबूत मानी जाती है। बांकीपुर से ही अगर आप लीजिए तो नितिन नवीन हैं, उससे आगे बढ़िए तो अरुण कुमार सिन्हा हैं, उससे आगे बढ़िए तो नंदकिशोर यादव हैं। तो ये तीन तो आपको लगातार यहाँ देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, आप बाहर से इधर आइए तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं। तो बीजेपी की हैसियत यहाँ अच्छी है। अलग बात है कि इंडिया गठबंधन के भी विधायक हैं यहाँ पे और उनका भी मंत्री भी रह चुके किस तरह काम किया है पटना में रह करके, और यही वजह है कि वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अशोक जी, हम इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे। चुनावी फॉर्मूला क्या है? रविशंकर प्रसाद के पक्ष में तो काफी कुछ जाता दिख रहा है, लेकिन चुनौती क्या है? एक बार फिर संपादक अशोक मिश्रा के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं चुनौती क्या है पटना साहिब सीट के लिए। देखिए, चुनौती एक तो इंडिया गठबंधन में आरजेडी है और आरजेडी की ताकत पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी है। बख्तियारपुर, आप दानापुर
ये फतुहा जैसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ में आरजेडी के विधायक हैं वहाँ पे, तो आरजेडी की हैसियत। दूसरी बात है कि दियारा का इलाका है और शहरी मतदाताओं में भले बीजेपी की पैठ हो, लेकिन दियारे के इलाके में अभी भी इंडिया गठबंधन की पैठ है। तो और दूसरी बात है कि इस बार जो चुनावी समीकरण बना है उसमें कांग्रेस ने यानी कि इंडिया गठबंधन ने कुशवाहा को टिकट दिया है, मीरा कुमार के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कुशवाहा वोटों की भी संख्या यहाँ है, कुर्मी वोटों की भी संख्या यहाँ है, तो चुनौती है। लेकिन इस चुनौती के बावजूद भी ये कह सकते हैं कि अभी तक के जो चुनाव परिणाम रहे हैं वो कहीं न कहीं बीजेपी के फेवर में रहा है। इसलिए रविशंकर प्रसाद ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नामांकन में भी एनडीए गठबंधन के नेताओं ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है। और आपने देखा होगा कि चिराग पासवान भी इस मौके पर, जीतन राम मांझी मौजूद हैं, यानी कि एनडीए के सभी बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये एक दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। इसके पहले आशीर्वाद सभा हुई बीजेपी के कार्यालय में, लोगों ने जनता से आशीर्वाद मांगा, रविशंकर प्रसाद ने आशीर्वाद मांगा कि हमें जीत चाहिए। और बीजेपी के अन्य जो बड़े नेता चाहे विजय कुमार सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, सभी के सभी लोग उपलब्ध रहे। तो ये जरूर कहा जा सकता है एनडीए गठबंधन ने एकजुटता भी दिखाई है, वोटों का प्रतिशत भी उसके साथ है। और दूसरी बात है कि 12 तारीख को तो फिर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो मोदी का साथ और विधायकों का हाथ अगर रविशंकर प्रसाद के साथ है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, रविशंकर प्रसाद ने इसका विशेष रूप से उल्लेख किया कि उन्होंने अपना रोड शो कैंसिल कर दिया क्योंकि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। हम उपेंद्र कुशवाहा की भी बात कर देते हैं। काराकाट सीट एनडीए खेमे से प्रत्याशी हैं, लेकिन बीजेपी ने जिन्हें टिकट दिया पवन सिंह, वो बीजेपी का टिकट ठुकराकर एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में खम ठोक रहे हैं। क्या कोई चुनौती बन सकेंगे और वहां भी आईएनडीआई की क्या भूमिका दिख सकती है? बिल्कुल, देखिए वहाँ बीजेपी के उम्मीदवार तो पवन सिंह नहीं हैं, एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं। और उपेंद्र कुशवाहा लगातार तीसरी बार वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से। तो उपेंद्र कुशवाहा का वह क्षेत्र पूरी तरह से देखा है, सुना है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी उन्होंने काराकाट पर विशेष ध्यान दिया था। तो उपेंद्र कुशवाहा का वह जाना पहचाना क्षेत्र है। जहाँ तक पवन सिंह की बात है तो पवन सिंह को तो पश्चिम बंगाल का आसनसोल से टिकट मिला था, उन्होंने उसे ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया, ये बात जब सामने आई तो लोग भौचक रह गए, चूँकि उन्होंने भोजपुरी अश्लील गीत गाए थे और ख़ास करके बंगाल पर ज़्यादा फोकस किया था, इसलिए उनको वहाँ से अपना टिकट एक तरह से कहिए वापस करना पड़ा। लेकिन ये केवल एक जाति विशेष के वोट से आप चुनाव नहीं जीत सकते। और भले ही उपेंद्र कुशवाहा को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं पवन सिंह, लेकिन कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक सुकून भरी खबर ये है कि वहाँ से आरजेडी कांग्रेस कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं मैदान में है, वहाँ से भाकपा माले हैं और राजाराम प्रसाद हैं। राजाराम प्रसाद वहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। तो एक तय है कि उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम के बीच ही लड़ाई होगी। अब देखना यह है कि पवन सिंह चूँकि फिल्मी हीरो हैं, वो एक्टर हैं, तो जनता खास करके युवाओं की पसंद है वो, लेकिन वो वोट में कितना तब्दील हो पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी इंतज़ार कीजिए, काराकाट की जीत को सुनिश्चित करने के लिए एनडीए गठबंधन के नेता काफ़ी प्रयास करेंगे। और आने वाले दिनों में देखिए, चूँकि ये 7वें चरण के चुनाव में है, तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री का वहाँ क्या कार्यक्रम होता है, बड़े नेताओं के किस तरह कार्यक्रम होते हैं। और जब इस तरह का कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति अच्छी होगी। फिलहाल कह सकते हैं कि अभी उपेंद्र कुशवाहा की राह कठिन है। जी अशोक जी, एक और छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो राजधानी में, बीजेपी नेता ये मान रहे हैं कि इस रोड शो का प्रभाव पूरे बिहार में देखने को मिल सकता है। इसमें क्या शंका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं, बीजेपी के इकलौता हैं जो जिनके बदौलत बीजेपी चुनाव जीतती रही है। राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी, और बिहार में पहली दफ़ा प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी तक उत्तर प्रदेश को या अन्य राज्यों को इसका सौभाग्य मिलता था। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और यहाँ के रोड शो के माध्यम से निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी यह संदेश देना चाहेंगे कि जो पाटलिपुत्र और पटना साहिब, ये 2 लोकसभा क्षेत्र में तो उनकी जीत सुनिश्चित हो ही बीजेपी के उम्मीदवारों की, अन्य जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ भी जीत सुनिश्चित हो। एक बात और है कि 13 मई को ही चुनाव है और सबसे बड़ी बात है कि वो चुनाव जो है वो पटना ज़िले से सटा हुआ है।
मुंगेर लोकसभा अगर आप बात करें तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है वहाँ पे उम्मीदवार। उससे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो बेगूसराय है, उससे थोड़ा सा आगे आप बढ़ें तो आप देखिए कि समस्तीपुर है, दरभंगा है। तो वैसी परिस्थिति में वहाँ उसका लाभ मिलेगा रोड शो का भी, और फिर 13 को प्रधानमंत्री का 3 जगहों पर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में और सारण में 3 जगह पर चुनावी सभा भी है, तो इसका भी लाभ मिलना तय है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस बार की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जनता ने चुप्पी साध ली है। नेता कुछ भी बोल रहे हैं, जनता की उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है और जनता चुपचाप सब काम कर रही है। इसीलिए नेताओं की बोलती बंद है, और किसी भी बड़े नेताओं से भी अगर आप पूछ लीजिए तो वो दम ठोक करके, खम ठोक करके नहीं कह सकते हैं कि इस बार हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन चुनाव तो चुनाव है, नेता अपने अभियान में लगे हुए हैं, और खास करके एनडीए, हमने तो पहले भी आपसे चर्चा की है कि इंडिया गठबंधन में सब अलग अलग हैं, पतवार सिर्फ तेजस्वी थामे हुए हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में जहां बिहार के सभी नेता लगे हुए हैं, तो केंद्रीय नेताओं का भी दौरा हो रहा है, और खास करके बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है गठबंधन के लिए। चाहे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम हो, जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम हो, राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम हो। अब तो आप समझ लीजिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी के नामांकन में राजनाथ सिंह आए, सोच लीजिए। तो इस तरह से जो तैयारी बीजेपी ने की है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस तैयारी का असर मतदाता ईवीएम मशीन में कितना डालते हैं, और इसका परिणाम जो है वो 4 जून को ही देखने को मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।